सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक सोशल स्टडीज का लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 14, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इनके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या अलग अलग सेक्टर्स को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है, और कैसे ये जो तीन सेक्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो हम इन चीजों को आज जानेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली लास्ट जो हमने चैप्टर 13 में हमने जो पढ़ा था, मेनली हमने दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये जो एक्टिविटीज है जो जिसके कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है, जिसके बदले में हम लोग पैसे चार्ज करते हैं, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला गया है। उसके साथ साथ हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी इंपॉर्टेंस पढ़ा था। तो आज हम लोग बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर ही। तो ओवर द डेकेड्स हमने देखा कि बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत चेंजेस आया है। एज फॉर एग्जांपल, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे। लाइफ स्टॉक रियरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पॉटरी, वेविंग, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, इन सारे चीजों में लोग ज्यादा रहा करते थे। तो जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस हुई तो नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी और बढ़ने लगे और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आने लगे। सो therefore today there is a diverse economic activities such as manufacturing companies, mobile phone, drones, working in banks, schools, hotels etc. बहुत तरह तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज हमें देखने को मिल रही है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इनको हम अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो उनका मेनली क्या है, तीन सेक्टर्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन में वो आते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी। सो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे लोग डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स, दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज और प्राइमरी सेक्टर। तो यहां पे प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल चीजों के ऊपर लोग ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तो उसके लिए इसको प्राइमरी एक्टिविटीज बोला गया। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ एक बढ़िया सा क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दिया गया है। एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली आप लैंड में एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें आप लैंड रिसोर्स का यूज कर रहे हैं जो कि नेचर से आता है। नेक्स्ट माइनिंग, आप जमीन के अंदर खुदाई करके वहां से मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो ये भी नेचुरल एक्टिविटीज में ही आएगा। फिशिंग, आप नदी में या फिर समुद्र में जाके वहां से आप फिश कलेक्ट कर रहे हैं, नेचुरली ये भी आ जाएगा। सिमिलरली रेजिंग लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नेचर से डायरेक्टली हम लोग पैसे अर्न करने का साधन निकालते हैं, तो उसे हम यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी में बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल वही यहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन्स, वेजिटेबल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स, कलेक्टिंग वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट, एक्सट्रैक्टिंग कोल्स फ्रॉम माइंस, फिश फ्रॉम फिशरीज, एग्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपके प्राइमरी एक्टिविटी। सो इंडिया में जो हमारा मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटी, बल्कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो ये हो गए मेन प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल। नेक्स्ट अभी हम आ जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है। तो बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहां पे हम जो ये प्राइमरी एक्टिविटीज है, इन प्राइमरी एक्टिविटीज के चीजों को यूज करके हम क्या करते हैं, उनको एक नया प्रोडक्शन लाइनअप में डाल के हम कुछ एक दूसरा चीज हम क्रिएट करते हैं जिससे उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ये होता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर। जैसे याद है आपको लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राजेश ने क्या किया था, उन्होंने वुड खरीदा, उन्होंने मार्केट से वुड खरीदा 600 रुपए का। फिर उस वुड को उन्होंने अपने घर में लाके अपने टूल्स और अपने स्किल्स से उस वुड को उन्होंने चेयर में कन्वर्ट किया, फिर उस चेयर को उन्होंने 1000 रुपए में बेचा था। तो ये जो कन्वर्शन है, ये वुड क्या है, वुड हमें नेचुरली मिलता है। सो वुड नेचुरली हमें मिलता है, बट चेयर हमें नेचुरली नहीं मिलता है, उसे हमें बनाना पड़ता है। तो वो जो चेयर का प्रोडक्शन हुआ वो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज के, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। मेनली सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स टू प्रोसेस रॉ मटेरियल्स। तो जो रॉ मटेरियल्स जो हम लाते हैं, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में वुड था रॉ मटेरियल, फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज हम रॉ मटेरियल्स को लाते हैं, उसे हम कुछ और ही अलग फॉर्म में हम उसे बना देते हैं, जिसे बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ऑटोमोबाइल्स लाइक कार, ट्रंक्स, आयरन ओर्स, ये सब आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम उसके बाद आ जाएंगे टर्शियरी एक्टिविटीज। अब ये टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होता है, तो जो ये टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो लोग होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं जो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए होते हैं।
एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया गया, द ड्राइवर ऑफ ए ट्रक ट्रांसपोर्ट्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म टू फैक्ट्री और द मार्केट। तो ये जो ड्राइवर का काम है, ड्राइवर बेसिकली क्या करता है, देखिए फार्म में फार्मर्स एग्रीकल्चर उन्होंने किया करके उन्होंने अपना जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसे उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया। फिर वो फार्मर क्या करेगा, अपना जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो भी वेजिटेबल्स है, उसे वो बेचेगा। तो उसे वो बेच देगा लेट्स से मार्केट में या फिर कोई एक इंडस्ट्री में, कोई फैक्ट्री में वो बेचेगा। तो वो हो गया उसका प्राइमरी एक्टिविटी। अब उस फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को, उसी वेजिटेबल को वो खरीद के फिर उससे वो लोग कोई और दूसरा प्रोडक्ट बना देंगे। लेट्स से पोटैटो उन्होंने परचेज किया, पोटैटो से उन्होंने चिप्स बना दिया, चिप्स बना के वो बेच रहे हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। अब इसके बीच में जो ये ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, उसने फार्म से पोटैटोस को कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसने जाके फैक्ट्री में डिलीवर किया। तो ये जो ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, उसने हेल्प किया दोनों फार्मर को और इस फैक्ट्री वाले को, दोनों को हेल्प किया। तो इसका जो ये एक्टिविटी, उसके बदले में उसने पैसे चार्ज किया, ऑब्वियसली ट्रक ड्राइवर ने पैसे लिए हैं, और तो इसीलिए उसने उसका जो ये काम है, इस काम को हम टर्शियरी एक्टिविटी में बोलेंगे। तो ये हेल्प कर रहा है। So the fruit or vegetable vendors that sell farm produce to household consumers, they are also tertiary activity. Similarly, doctors, nurses, teachers, lawyer, ये भी tertiary activity में ही आता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरा एक्टिविटी है, मैं आपको ऐसा कोई प्राइमरी या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेचुरली कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, वो नहीं हो रहा है। सिमिलरली मैं कोई चीज प्रोड्यूस करके आप तक बेच नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो आपके बुक में जो चीजें हैं उन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो एक्टिविटी है ये अभी टर्शियरी एक्टिविटी में काउंट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो तीन एक्टिविटीज हमने अभी पढ़ा है, ये कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझा ही दिया कैसे वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपको दिया गया है, डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। यहाँ पे गुजरात का एक डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में आपको बताया गया है, बहुत ही फेमस है, आपने भी सुना ही होगा इसके बारे में। तो गुजरात में क्या होता था, पहले जो फार्मर्स थे तो वो लोग बेसिकली वहां पे बहुत सारे काउज एंड बफेलोज से वो बेसिकली दूध निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टार्टिंग है, इट इज द स्टार्टिंग स्टोरी ऑफ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि है अमूल की कहानी है यहाँ पे। सो 1940s के आसपास क्या करते थे जो फार्मर्स थे वहां पे आनंद डिस्ट्रिक्ट के, तो वो मिल्क जो है अपने आसपास के विलेजेस में ही सेल किया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उससे ज्यादा वो लोग ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गुजरात और उस एरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण जो दूध है वो जल्दी फट जाता है। सो इसीलिए उन्हें साइकिल या फिर चल के ही उन्हें आसपास के विलेजेस में जल्दी से जल्दी जाके, स्कॉचिंग हीट में जल्दी से जल्दी जाके उन्हें दूध बेचना पड़ता था, अदरवाइज क्या होता था, इट कुड स्पॉयल। सो दिस वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विच दे वुड अर्न। तो ऑब्वियसली इतना मेहनत करके, इतने कड़ी धूप में वो जाके बेचते थे, उसके बदले में उसे जो पैसा मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था। तो उनकी क्या हो गई, उनके मिडिल मैन के प्रति डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई। तो अब उन्हें क्या करना पड़ता था, क्योंकि उनका जो ये मिल्क था वो खराब ना हो जाए, इसीलिए वो मिडिल मैन को पकड़ के वो जल्दी से जल्दी बेच देते। और कभी कभी ये मिडिल मैन बहुत ही कम पैसा दिया करते थे, जिससे ये फार्मर वो अपने आप को चीटेड फील करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास वो गए अपना प्रॉब्लम लेके। तो पटेल जी ने क्या किया, सरदार पटेल ने उन्होंने उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का एक प्रस्ताव दिया, एक एडवाइस किया, जिससे वो मिडिल मैन के ऊपर अपना जो रिलाई करते थे वो बंद हो सके। तो फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड किया, जिससे कि वो ही लोग कलेक्टिवली अपने दूध को कलेक्ट कर सके। उनको अब कलेक्टिवली वो दूध बाय करते थे और फिर उसे जाके वो सेल किया करते थे। तो इस तरीके से अमूल की शुरुआत हुई। अमूल 1946 में इसकी शुरुआत हुई बाय अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो इन्होंने मिलकर अमूल की शुरुआत की। So this initiative brought farmers, including women, together and gave them control over their production and sale of milk. तो ये जो मिल्क ये लोग कलेक्टिवली प्रोड्यूस करते थे गुजरात में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे मैटर्स को, सारे डिसीजन को इन्होंने अपने हाथ में लिया। तो कितना मिल्क प्रोड्यूस होगा, कितना वो बेचेंगे, किस मिल्क से क्या मतलब प्रोडक्ट्स वो बनाएंगे, ये सब उन्होंने खुद ही अपने में वो डिसाइड करने लगे। So the tasks were shared by everyone, which helped raise their income gradually. They did not need the middleman anymore and became like one big family. So
आसपास के विलेज के जितने भी मिल्कमैन थे सब एक साथ आके उन्होंने ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर लिया और वही लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ से कितने में वो प्राइस में बेचेंगे, कहाँ जाके क्या करेंगे, तो ये सब वो डिसाइड कर रहे थे। तो जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिट हुआ शुरू कर दिया, तो अब क्या हुआ, जैसे वो हमें बेनिफिट होना शुरू कर दिया और नए नए फार्मर्स आके उनके साथ जुड़ते गए। तो जब ये नए नए फार्मर्स जुड़ते गए तो ऑब्वियसली मिल्क का तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, इस मिल्क से उन्होंने मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने लगे। जैसे वो यहाँ पे बटर बनाने लगे, मिल्क पाउडर बनाने लगे और उसे वो सारे जगह में वो सेल करने लगे। तो आज क्या है, ये कोऑपरेटिव हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट मेनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। तो आज ये बहुत वाइड हो गया है इनका, तो इसीलिए आपको दिखता है अमूल की हर चीज़ आपको दिखती है, अमूल बटर, अमूल लस्सी, कुछ भी हो आपको हर जगह अमूल के प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली गुजरात के फार्मर्स ने वो साथ आके कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने फॉर्म किया, जिसके चलते वो सारे लोग वो इजीली सब काम वो कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी वो लोग एक बहुत अच्छे कोऑपरेशन में वो चलता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स अपने काऊ का मिल्क को वो सेल करते थे। So farmers of the cooperative milk their cows to sell the milk later. This kind of economic activity is a primary economic activity because the product milk is delivered directly from a natural source. तो अभी फार्मर्स जो काऊ से वो मिल्क ले रहे हैं, लेके वो बेच रहे हैं, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, इसी मिल्क को क्या करता है, जो अमूल के जो ये जितने भी इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज वो फार्मर्स से मिल्क को परचेस करती है। परचेस करके यहाँ पे इसी मिल्क का प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पे वो दूध से दही या कोई और चीज़ें भी वो बनाते हैं। तो ये हो जाता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जहाँ से मिल्क से वो मिल्क पाउडर, घी, चीज़, बटर, इस तरीके की चीज़ें वो बनाते हैं। तो ये एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आ गई है। तो अब अमूल इन प्रोडक्ट्स का क्या करता है, इन प्रोडक्ट्स को अमूल लॉरीज में, ट्रक्स में भर भर के रेलवेज, एयर के थ्रू वो पूरे इंडिया में वो शिप करता है इन प्रोडक्ट्स को। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है टर्शियरी एक्टिविटी में। अब देखिए, कोई भी एक चीज अगर इनमें से बंद हो जाए तो पूरा का पूरा जो अमूल का सिस्टम है ये कोलैप्स कर जाएगा। अगर फार्मर्स दूध बेचना बंद कर दे अमूल को, तो अमूल को मिल्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल्क नहीं मिलेगा तो फिर उससे अमूल के और भी प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तो वो बेच नहीं पाएंगे। सेकेंडली, अगर अमूल का जो ये सेकेंडरी एक्टिविटी, जो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अगर बंद हो जाए तो जो फार्मर्स फिर मिल्क बेचेंगे किसको, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है जब मिल्क से कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। अब एट द एंड आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि है टर्शियरी सेक्टर। अभी फार्मर्स ने मिल्क बेच दिया और इंडस्ट्री ने, इन्होंने क्या किया, मिल्क को उन्होंने परचेस कर लिया, लेकिन ये बेचेंगे किसको, और बेचने के लिए जल्दी से जल्दी इन प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी जरूरी है। तो वहां पे आ जाता है टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली यही है अमूल की कहानी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे आप अभी जो ये बुक जो आपके पास है, ये पेपर कैसे बनता है, उसका भी एक एग्जांपल दिया गया है। तो एक आदमी जो मैच्योर्ड ट्रीज है इनको कट करता है, फिर इनको इस तरीके से बंडल्स में लिया जाता है, फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस तरीके से, फिर ट्रांसपोर्ट करके ये आ जाता है ऐसे एक फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री में ये बड़े बड़े शीट इनसे बनते हैं, फिर यहाँ से इनको लिया जाता है ऐसे अलग अलग एक और छोटे मशीनरी में, फिर इस मशीनरी में छोटे छोटे पेपर्स के डिज़ाइन, कलर्स ये सब फीड किए जाते हैं, फिर वहाँ से इन्हें दुकानों में भेजा जाता है, जहाँ से ये आप खरीद के लाते हैं। तो ये आपके पेपर प्रोडक्शन का एक सिंपल यहाँ पे टाइप यहाँ पे दिखाया गया है। So none of the activities that were part of the process from extracting pulp from the trees to making paper and finally producing the books would have been possible had it not been for all the three sectors. So basically वही हम यहाँ पे सीखते हैं कि जब ये तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जब ये साथ मिल के काम करते हैं, एक जन दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, तो ही हम इजीली हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट भी होता है और बन के आता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही आपको बताया गया है। तो बस आपके इस चैप्टर में इतना ही था। मेनली यहाँ पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा है और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है उसके बारे में हमने जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अभी अगले क्लास में, यानी अगले क्लास 7 में। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।